जय हिंद दोस्तों। हमारा देश सन 1857 की क्रांति में लगभग आज़ादी की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज़ादी 90 वर्ष डिले क्यों हुई? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या आप वास्तव में जानते हैं कि ये जो 90 वर्ष का डिले हुआ उसके लिए वास्तविक रूप से जिम्मेदार कौन था? शायद आपको सुनकर भरोसा नहीं हो, लेकिन ये सच्चाई है कि आपने बचपन में जो किताबों में पढ़ा है आज़ादी का रोड मैप, वो पूरी तरीके से सत्य नहीं है, उसमें कुछ चीज़ें छूटी हुई है। तो आइए आज के वीडियो में तमाम राज से पर्दा उठाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में जो संघर्ष बहुत सालों पहले शुरू हो गया था उसका अंत क्यों हुआ और किस वजह से इसमें डिले हुआ, और आखिरकार जो आज़ादी हमको मिली उसमें एक्चुअल भूमिका थी वो महात्मा गांधी जी की थी या फिर कोई दूसरा फैक्टर था जिसकी वजह से हम आज़ाद हुए। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने सन 1857 की क्रांति तक जिक्र किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 1857 तक भारत में एक कंपनी का राज था जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1857 की क्रांति जो हुई वो असफल हुई और उसके तुरंत बाद हिंदुस्तान पर जो राज था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा हैंड ओवर हो गया ब्रिटेन की गवर्नमेंट को। और इसके बाद जो और वहीं से शुरू हुआ ब्रिटिश राज। और सितंबर 1857 में ब्रिटिश राज की जो सेना थी उसने दिल्ली पर वापस कब्जा कर लिया। इसके साथ ही भारत के कुछ अन्य शहरों जिसमें लखनऊ वगैरह शामिल हैं उन पे भी कब्जा हुआ। इसके बाद ब्रिटिश संसद में एक कानून पारित होता है और हिंदुस्तान सीधा महारानी के अधीन चला जाता है। इसके बाद महारानी का जो प्रतिनिधि था वो गवर्नर जनरल बना और सीधा हिंदुस्तान जो है वो अंग्रेजों की बागडोर में चला गया। अब ये बात है अराउंड 1860 की। तब तक हिंदुस्तान में जो था 1857 की क्रांति लगभग बुझ गई थी और 1857 की क्रांति के फैल होने के बाद बहुत सारे हिंदुस्तान के जो वो लोग थे जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया था वो लगभग हताश हो गए थे और ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व हटा करके अपना वर्चस्व यहाँ पर बना चुकी थी। और जैसा कि मैंने बताया वहाँ पर ब्रिटिश वापस स्थापित हो गए और इसके बाद हिंदुस्तान में ब्रिटिश का राज चलने लगा। तो ये राज तकरीबन 10-15 साल 20 साल चला और अराउंड 1880 की बात है। तब ब्रिटेन के जो एक अफसर थे एओ ह्यूम, उन्होंने ये दिमाग लगाया कि यार जो ब्रिटिश सरकार है वो अपनी जड़ें तो जमा चुकी है, लेकिन क्या गारंटी है इस चीज़ की कि भविष्य में हम यहाँ जमे रहेंगे। एक अलग तरह का दिमाग लगाया और उन्होंने ये कहा कि क्यों नहीं हम हिंदुस्तान में एक ऐसी पार्टी बनाएं जिसमें आधे सदस्य ब्रिटेन गवर्नमेंट के रहें और आधे सदस्य भारत के, ताकि अगर भारतीय गवर्नमेंट कुछ करना चाह रही है या यहाँ की आवाम को यूनियन वगैरह बनाना चाहे तो उनको सीधा इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इसी नीति के तहत 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से एक पार्टी इस्टेब्लिश हुई जिसके संस्थापक थे एओ ह्यूम। और इसमें कुछ हिंदुस्तान के लोग थे और कुछ ब्रिटेन के, लेकिन इसके पीछे जो औचित्य था वो ब्रिटेन वालों ने ये बताया था हिंदुस्तान वालों को कि ये हम आप ही के काम की एक पार्टी बना रहे हैं। लेकिन दरअसल में उनका जो मोटो था वो ये था कि वो जो सीक्रेट प्लानिंग है हिंदुस्तान की आगे की जो प्लानिंग है उनके बारे में उनको पता रहे, इस वजह से उनकी नीति का एक हिस्सा था ये। बाद एंट्री होती है इसमें जो सबसे बड़े हीरो थे आज़ादी के, जिनको हमारी किताबों में बताया गया है, महात्मा गांधी। 1889 में उनकी एंट्री होती है, लेकिन उनकी एंट्री वहाँ बहुत छोटी सी है। और 1893 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। देखते ही देखते 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का जैसे ही विभाजन करा तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसका विरोध करा और 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी वो 1907 में दो टुकड़ों में बट गई। एक दल का नाम रखा गया नरम दल और दूसरे दल का नाम रखा गया गरम दल। नरम दल पर मैं बाद में आऊँगा, पहले गरम दल की बात करें तो इनके जो 3 सदस्य थे जिनको आपने किताबों में लाल पाल बाल के नाम से पढ़ा है, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, वो इसके मुख्य नेता थे। और 1909 में हिंदुस्तान ने धीरे धीरे एक जागृति सी आई और उन्होंने जो अंग्रेजी लैंग्वेज थी उसका भी विरोध करा और इसी का एक नतीजा था कि 1910 यानी 1910 में हिंदू बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, ताकि हम अंग्रेजी भाषा को ओवरकम करके हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रसारित कर सकें। 1915 में महात्मा गांधी वापस हिंदुस्तान लौटते हैं अफ्रीका से वकालत करके और उसके बाद वो सीधा भारत की आज़ादी के लिए कूदते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ बता देना चाहूँगा और इसी सीरीज़ में 1919 में
जो रोलेट एक्ट था उसका विरोध किया महात्मा गांधी ने अपने साथियों के साथ मिलकर। और यही वो साल था जब पंजाब के जलियांवाला बाग में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, और इसी के विरोध में फिर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1920 में, जिसमें कहा गया कि जो विदेशी सामान है उसको हम कम यूज करेंगे, इसके बदले में हम हिंदुस्तान में बना हुआ जो स्वदेशी सामान है उसको यूज करेंगे। और देखते ही देखते ईयर आता है 1939, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो शुरू हो गया। और क्योंकि हुआ क्या था कि 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो इंग्लैंड ने हिंदुस्तान वासियों की बगैर परमिशन लिए, या जो कांग्रेस थी उसकी इजाज़त के बगैर ये अनाउंस कर दिया कि जो हिंदुस्तान है वो ब्रिटेन के साथ में है, और इसका भी कांग्रेस ने बहुत बड़े पैमाने पर विरोध करा। तो फिर अंदर खाने ब्रिटेन ने ये कहा हिंदुस्तान वासियों के कि आपकी कुछ शर्तें हम मान लेंगे, बनिस्बत कि आप ये कह दें सीधे वर्ल्ड के सामने कि हम ब्रिटेन वासियों के साथ में हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को बहुत नुकसान हुआ था। वो सीधे तौर पे युद्ध में लड़ा और उसको सैनिक के रूप में और आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया था। इस वजह से धीरे धीरे हिंदुस्तान के ऊपर जो पकड़ थी ब्रिटेन की वो थोड़ी कम हुई। और इसी दौरान ईयर 1942 में महात्मा गांधी ने एक सबसे बड़ा जो आंदोलन था क्विट इंडिया, जिसको हमने भारत छोड़ो आंदोलन का नाम दिया था, वो शुरू किया। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो आंदोलन था वो ज़्यादा टिका नहीं था और बहुत कम समय में इसको अंग्रेज सरकार ने निपटा दिया था। लेकिन वहीं से फिर एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जिनके बारे में मैं इस वीडियो में मुख्य तौर पे आपको बताना चाह रहा था, सुभाष चंद्र बोस, जिनके योगदान को शायद किताबों ने इतनी तवज्जो नहीं दी या फिर हमने नहीं माना, लेकिन वास्तव में 1942 के आसपास सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा महात्मा गांधी से कि आपका और मेरा जो उद्देश्य है वो एक ही है कि हम हिंदुस्तान को आज़ाद कराना चाहते हैं, लेकिन आपका ये जो अहिंसा वाला रास्ता है शायद वो हमको ज़्यादा डिले कर रहा है, इसलिए आप इस रास्ते को छोड़ करके कुछ कठोर कदम उठाएं। और महात्मा गांधी ये करने के लिए राज़ी नहीं थे, और शायद यही कारण था कि दोनों के बीच में धीरे धीरे बनने नहीं लगी। और एक किसी बड़े पदाधिकारी के रूप में कांग्रेस में एक इलेक्शन होना था जिसमें सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस आमने सामने थे, और महात्मा गांधी ने सीतारामैया को सपोर्ट करा। वो ये सोचते थे कि शायद वो आराम से जीत जाएंगे, लेकिन रिजल्ट इसका उल्टा हुआ और बोस ने वहाँ फतह हासिल किया। और तब से इन दोनों के बीच में जो दीवार थी वो ज़्यादा बड़ी हो गई, और इस वजह से फिर धीरे धीरे दरकिनार करना शुरू कर दिया महात्मा गांधी ने बोस को। और इन सर्कमस्टेंसेस को देख करके और चूंकि उनको महात्मा गांधी का रास्ता भी पसंद नहीं था, बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया। और उसके बाद उनको ये लगा कि यार हिंदुस्तान में रहकर शायद वो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए वो रूट अख्तियार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक डायलॉग जो आपने सुना होगा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और यही सोच करके बोस यहाँ से निकल गए। और उस समय जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के दुश्मन थे उन मुल्कों से जाके मिले, उसमें हिटलर वगैरह भी थे जिनसे ये मिले, और उन्होंने ये कहा कि जो ब्रिटिश आर्मी के मेंबर हैं, जो ब्रिटिश आर्मी है वो हमें दे दें आप। और सुभाष चंद्र बोस ने उस ब्रिटिश आर्मी को लिया और वहाँ पे पहले तो वो ट्रेनिंग के रूप में जापान वगैरह में गए, वहाँ पे उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को इकट्ठा किया और फिर उन्होंने हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश करी। और 1944 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो आज़ाद हिंद फौज का गठन उन्होंने करा था जापान में, उस फौज ने हिंदुस्तान के बहुत सारे एरियाज़ में, जिसमें नागालैंड वगैरह का एरिया था, वहाँ पे अंग्रेज़ों से टक्कर ली और वहाँ पे अपना कब्जा उन्होंने करा। हालांकि इसके बाद सुभाष चंद्र बोस एक एयर क्रैश में मारे गए, लेकिन उन्होंने जो आज़ाद हिंद फौज में जो ज्वाला भर दी थी, जो बिंदु उन्होंने, जो बातें उन्होंने उनके दिमाग में डाल दी थी कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उनको ना रुकना है ना झुकना है, और उन्होंने जो प्रयास था वो जारी रखा। और देखते ही देखते 1945 आ जाता है, और ये वो साल था जब इंग्लैंड में इलेक्शन होते हैं और एटली को एज ए पीएम चुना जाता है। और एटली ही वो आदमी थे जिन्होंने पीएम बनने के बाद ब्रिटेन के जो हालात थे उस समय के उन पे एनालिसिस करा, तो उनको एक आइडिया मिला कि यार सेकेंड वर्ल्ड वॉर और हिंदुस्तान के ऊपर आधा ध्यान की वजह से ब्रिटेन जो है वो बहुत कमज़ोर पड़ता जा रहा है, इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान वासियों से पहले तो मदद के लिए कहा, लेकिन जब हिंदुस्तान वासी समझ गए थे कि आपके जो प्रोपेगेंडाज है वो हिंदुस्तान के खिलाफ है, तो उन्होंने सीधे तौर पे मना कर दिया।
और 1946 में फिर एटली ने कहा कि हम आपको बहुत जल्द आज़ाद कर देंगे हिंदुस्तान से, ये कहा उन्होंने। और यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत की आज़ादी के लिए बेशक 1857 की क्रांति की जो ज्वाला थी उसका भी योगदान था। महात्मा गांधी ने जो बहुत सारे आंदोलन करे, जो रोड मैप तैयार करा, उसका भी आंदोलन था, लेकिन उसका भी सहयोग था। लेकिन इन दोनों से बढ़कर अगर जिसने सबसे अहम रोल अदा करा, जो विनिंग स्ट्रोक था भारत की आज़ादी का, वो शायद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो करा गया प्रयास था, जो आज़ाद हिंद फौज थी जिसने अंग्रेज़ों की कमर तोड़ी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, वो शायद सबसे ज़्यादा बड़ा कारण था, जिसकी वजह से फिर ब्रिटेन वालों को लगा कि वो इंडिया में ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और अब उनका इंडिया छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि अगर इंडिया वालों ने उनको भगाया मार काट करके तो फिर उनकी फजीयत होगी वर्ल्ड लेवल पर। और इसी वजह से एटली ने 1948 में हिंदुस्तान को आज़ादी की डेट दी, लेकिन फिर आनन फानन में उस डेट को चेंज करके अगस्त 15 1947 में आखिरकार वो दिन आया जब ब्रिटेन वासियों ने हिंदुस्तान को छोड़ करके वो चले गए। और वही वो तारीख थी 15 अगस्त 1947, जिस दिन हिंदुस्तान पूरी तरीके से आज़ाद हुआ उन विदेशी हुकूमतों से। और इसी वजह से 15 अगस्त 1947 को हम हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो इस वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मैंने कुछ तथ्य मिस करे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विनोद कुमार।